हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बिहार स्पेशल का हम सेट प्रैक्टिस कर रहे थे और एरिटेरिया का जो बुक आया है दोस्तों, काफ़ी शानदार बुक है और इसी से हम इसका सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया गया है और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बिहार से रिलेटेड उसको भी कवर किया गया है और सेट के रूप में कंपाइल किया गया है। नया बुक की अभी आया ही है, तो इसी से हम लोग सेट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में इसका डिटेल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट 2 इसका प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और जो भी बीपीएससी का बीएसएससी और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए दोस्तों ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेट को शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2 आज का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में दोस्तों, अंग्रेज वर्सेस किसका युद्ध हुआ था, तो मीर कासिम ने एक संयुक्त सेना का बनाया था, जिसमें मीर कासिम बंगाल का नवाब उस समय था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाऊ दौला, ये तीनों मिलके एक संयुक्त सेना बनाया था और तीनों ने मिलके अंग्रेजों के साथ लड़े थे, लेकिन इसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज से हारने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करने के लिए मतलब मजबूर कर देते हैं। तो ये जो दिया गया था, तो ये दिया गया था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर पूछे कहाँ पे है, तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते ही हैं। और पूछे अगर बक्सर का युद्ध कहाँ पे हुआ था, किस नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दानापुर छावनी ने भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, तो दानापुर छावनी के जो भारतीय सैनिक थे ये 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह किए थे और डेट पूछ रहा है तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किए थे। इसके बाद ये लोग जगदीशपुर पहुंचते हैं और वहां पर कुंवर सिंह जी इसका साथ देते हैं। फिर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति बिहार में लड़ी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था। तो बिहार में दोस्तों नंगी हड़ताल हुआ था और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए ये नंगी हड़ताल किया गया था। और कहाँ के, तो सारण जेल में बंद कैदियों के द्वारा ये नंगा हड़ताल या नंगी हड़ताल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था। याद रखिएगा, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री पूछ रहा है। ये आज़ादी से पहले उस समय एक प्रांत होता था और प्रांतीय सरकार का प्रधान माना जाता था, उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था और ये थे दोस्तों यूनुस खान। और आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं आज़ादी के बाद। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ, पटना में। और कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था, तो आचार्य नरेंद्र देव। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था और ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो कि 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1874 में। और कहाँ से, तो पटना से। और इस समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका जो नाम है वो है बिहार बंधु। क्या नाम था, बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो बिहार बंधु। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो
1857 के क्रांति के समय पटना का जो कमिश्नर था दोस्तों वो था विलियम टेलर। कौन था? तो विलियम टेलर। और इन्होंने ही दोस्तों बिहार में 1857 के क्रांति का दमन किया था। तो पूछा जाए बिहार में 1857 की क्रांति का दमन कौन किया था? तो दमन जो किया था विलियम टेलर के द्वारा, जो कि पटना का क्या था? कमिश्नर था। ठीक है। अगला है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि गांधी जी प्रथम सत्याग्रह जो शुरू करते हैं वो बिहार से ही, और कहाँ से? तो चंपारण से शुरू करते हैं। कहाँ से? तो चंपारण से। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और यहीं पे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, और इन्होंने ही दोस्तों बिहार में चंपारण में जो नील के कृषक थे उसके साथ अत्याचार हो रहा था उसके बारे में बताए थे गांधी जी को, और इन्हीं के आह्वान पे। तो पूछा जाता है कि गांधी जी किसके आह्वान पे या बुलाने पे चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे आए थे। ठीक है। कहाँ मिले थे इनसे? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसी में। ठीक है। तो चलिए अगला है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कब? 1912 ईस्वी में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके जो अध्यक्ष थे R.N. मदलोकर। इसके बाद 1922 ईस्वी में भी बिहार में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और कहाँ पे? तो गया में होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो चित्तरंजन दास करते हैं। तो इसको भी याद रखना है। तो बिहार में गया में कब हुआ था अधिवेशन? तो 1922 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और 1912 में पूछा है, तो 1912 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था तो कब हुआ था? 1908 में। और पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। कहाँ पे? तो पटना में। अगला है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था किस पाल वंश के शासक के दौरान? तो इंद्रधुम्न पाल के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। और बख्तियार खिलजी ही है दोस्तों जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश जो है दोस्तों बिहार पर आक्रमण करता है, और इल्तुतमिश दोस्तों किसको हराता है? तो ये हिसामुद्दीन एवाज को हराकर बिहार पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था दोस्तों वो कौन था? तो दाऊद खान जो है दोस्तों बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अगला है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार के कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आईने अकबरी के अनुसार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आईनी अकबरी जो है दोस्तों अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, ये तो पता ही है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो आईने अकबरी के अनुसार जो बोला गया है कि बिहार का सूबा या जिस सरकार बोलते हैं वो कितने भाग में विभक्त थे? तो 7 भागों में। कितने भागों में? तो 7 भागों में विभक्त थे। अगला है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 6 फरवरी 1921 को। कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो विदेह जो राज्य है दोस्तों ये मिथिला वाला क्षेत्र को, मिथिला राज्य को ही क्या बोला जाता था? विदेह राज्य बोला जाता था। और इसमें आर्यों के आगमन का और निवास का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, पूछ रहा है किस ग्रंथ से? तो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। विदेह राज्य में आर्यों के आगमन या निवास का साक्ष्य जो प्राप्त होता है किस ग्रंथ से? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। अगला है, भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो
16 महाजनपद जिसका चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ पे है, तो अनुत्तर निकाय में ये बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें से 2 बिहार में था दोस्तों, वो 3 महाजनपद जो था वो बिहार में था। 3 महाजनपद कौन कौन, तो मगध था, और कौन था, तो वैशाली और अंग। ठीक है, ये 3 जो था दोस्तों ये बिहार में था। ठीक है, अगला है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था दोस्तों वो किस शासक के काल में हुआ था, तो बिंबिसार के काल में। सर्वाधिक उत्कर्ष मगध साम्राज्य का बिंबिसार के समय में, और बिंबिसार ही दोस्तों राजगीर को क्या बनाता है, राजधानी बनाता है मगध साम्राज्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल के समय जो मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था पन के नाम से। तो मौर्यकालीन जो मुद्रा थी उसको क्या बोलते थे, पन बोलते थे। क्या बोलते थे, तो पन। तो पन पूछा जाए क्या है, तो मौर्यकालीन मुद्रा है। ठीक है, अगला है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो पाटलिपुत्र पर यवनों का जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था पूछ रहा है। तो ये हुआ था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण हुआ था, और इसका जो चर्चा है गार्गी संहिता में है। कहाँ पे, तो गार्गी संहिता में। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक के दौरान हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। भागलपुर में था, और इसका जो स्थापना हुआ था पाल वंशीय शासक धर्मपाल के समय में हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन जो किया था तो इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। तो बख्तियार खिलजी जिन्होंने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, और बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों बिहार में वो कब हुआ था, तो 1198 ईस्वी में। कब, 1198 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। तो बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अगला है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से ही आते थे, सारण डिस्ट्रिक्ट से, और ये देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, और साथ ही जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो इसे परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा जो है दोस्तों वो टेम्पोररी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इसको भी याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है कौन है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले तो चावल, गेहूं और फिर मक्का। तो ये तीनों जो है दोस्तों बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और अगर चारों अलग अलग रहे तो चावल मारिएगा। ठीक है, अगला है कि गोगा झील बिहार के किस जिले में है। गोगा झील जो है दोस्तों बिहार के किस जिले में है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कटिहार। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में क्या है, गोगा झील। गोगा झील कहाँ पे है, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कटिहार जिला में। अगला है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, तो कर्मनाशा नदी को दोस्तों क्या है, तो अशुभ माना जाता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कर्मनाशा नदी जो है दोस्तों यूपी और बिहार के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, यूपी बिहार के बीच सीमा का निर्माण करती है कर्मनाशा नदी। ठीक है, जब आप लोग बक्सर से पार करेंगे ट्रेन से तो देखेंगे कर्मनाशा नदी पार करते ही
यूपी का नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, अगला है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। अगला है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है। तो विंध्य चट्टानें जो पाई जाती है बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, विंध्य चट्टानें पूछ रहा है। तो ये पाई जाती है आपको किस क्षेत्र में, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, विंध्य चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है या फिर कॉपर की बहुलता पाई जाती है। तो कॉपर की बहुलता जो पाई जाती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। किसमें, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉपर की बहुलता, यहाँ पे कॉप लिख दिया है। ठीक है, अगला है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है, तो अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में क्या होता है, लौटता मानसून प्रारंभ होता है दुर्गा पूजा से आसपास। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइएगा कौन सा नदी है। तो गंडक नदी को दोस्तों नारायणी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी ये बिहार और नेपाल से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और ये पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। और पूछा जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो गंडक नदी के किनारे है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये गंडक नदी पे ही बना हुआ है, किनारे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में। और ये नदी भी दोस्तों हाजीपुर में आके मिल जाती है, किससे, तो गंगा नदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, लेकिन पूछा नहीं है भारत में कि बिहार में। मान लेते हैं बिहार में, बिहार स्पेशल चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में चावल ही बोई जाती है। क्या बोई जाती है, तो चावल। अगला है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे लोग इसके उदयपुर नाम सुन के राजस्थान मार के आए थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के ही पश्चिमी चंपारण में है, बेतिया के पास। ठीक है, बेतिया के पास, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार में टाइगर कहाँ पे है, तो केवल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे शामिल किया गया था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को। और कब किया गया था, तो 1991 ईस्वी में। कब, 1991 ईस्वी में। ठीक है, अगला है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दलदली मिट्टी कहाँ होगा, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगा। और दलदली मिट्टी की बहुलता पूछ रहा है, तो वो पाया जाएगा किशनगंज, अररिया और सुपौल, तीनों जगह पाया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ, किस जिला में होता है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में ही होता है। ठीक है, अगला है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1904 ईस्वी में। त्रिवेणी नहर ये जो है दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पूछे, तो पश्चिमी चंपारण में है। और ये गंडक नदी से इस नहर का निर्माण किया गया है। गंडक नदी से ही क्या किया गया है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसी से निकलती है ये नदी। ठीक है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, निर्माण, तो 1904 ईस्वी में। इसको ध्यान रखना है। अगला है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है रोहतास में। कहाँ पे, तो रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है।
अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात, जिसमें 0 से 6 वर्ष के आयु को शामिल किया जाता है, वो कितना है? तो बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है दोस्तों वो कितना है? तो वो है 935। कितना है? तो 935 जो है बिहार के शिशु लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला है बिहार का औसत वर्षा कितना होता है? तो बिहार में जो औसत वर्षा होता है वो होता है 112 सेंटीमीटर। कितना होता है बिहार में औसत वर्षा? तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है। कहाँ पे? तो बिहार में। अगला है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या जो है दोस्तों वो है 9। कितना 9 जो है दोस्तों वो परमंडल है, अनुमंडल नहीं। अनुमंडल पूछ रहा है तो बिहार में अनुमंडलों की जो संख्या है वो कितना है? तो 101 है अनुमंडल की संख्या, और वहीं परमंडल की पूछे तो कितना है? तो 9 परमंडल है। ठीक है। अगला है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है दोस्तों वो किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में। कार्यपालिका का पूछ रहा है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होता है मुख्यमंत्री। कार्यपालिका का देश में पूछे प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और राज्य में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। अगला है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब बनाया गया था? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं और पूछा जाए 38वां जिला कौन है? तो अरवल। और अरवल डिस्ट्रिक्ट कब बना था? जहानाबाद से अलग होके बना है। तो ये भी पूछ सकता है कि 38वां जिला जो बना था बिहार का अरवल किस जिला से अलग होके बना था? जो जहानाबाद से अलग होके बना था। और कब हुआ था ये अलग? तो ये हुआ था 2001 ईस्वी में। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग होता है। झारखंड अलग होता है बिहार से, और उसके जस्ट अगला साल अगला जिला बनता है अरवल। ठीक है, अरवल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद हो सकता है। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद से? तो वो किया गया है 243 के फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से, आई से, 243 के आई से। अगला है किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, महाधिवक्ता। ठीक है। अगला है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार का राज्यपाल कौन था जब बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो उस समय नित्यानंद कानूनगो जो थे, पहली बार राष्ट्रपति शासन जब बिहार में लगा था तब क्या थे? तो वह बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। सेट 1 में हम ये क्वेश्चन कराए हैं, तो आप लोग इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। और अभी तक अगर आप लोग इसका सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सेट 1 को देखिए। ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 1 से 2 सेट आपके लिए अपलोड किया जाएगा। ठीक है। और देखेंगे कि सेट के माध्यम से ही आपका बिहार स्पेशल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों वो है गोरैया। कौन है? तो गोरैया है। और सारस जो है दोस्तों ये यूपी का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा पड़ोसी है तो ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए ध्यान रखेंगे कि यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस है, और बिहार का गोरैया। अगला है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है मुखिया। मुखिया जी जो होते हैं ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल का नियुक्ति जो है दोस्तों ये किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपको किसके द्वारा? पूछ रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, मतलब राज्यपाल को नियुक्ति, तो राजपाल की नियुक्ति जब पूछेगा, राज्यपाल की जब नियुक्ति पूछेगा तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? तो करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है,
लेकिन पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, मतलब किस किस को राज्यपाल नियुक्त करेगा, तो महाधिवक्ता को भी करता है, मुख्यमंत्री को भी, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के सेट में हमने 50 क्वेश्चन कवर किया। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। और इसको अच्छे से रेगुलर करते रहेंगे तो आपका बिहार स्पेशल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से अगले सेट में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर अगले वीडियो जो कि हम बिहार बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, वो अपलोड होगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में 2 वीडियो अपलोड हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का, आज तीसरा वीडियो होगा जिसमें 50 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में घटना चक्र पूर्वालोकन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं।